हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए अपना आज का सेशन करते हैं शुरू। धीरे धीरे मैं वीडियोज लेके आ रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियोज अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल वीडियोज भी लाऊंगा मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का कि आप लोग क्या बोलोगे। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं थ्योरेटिकल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो पब्लिक की डिमांड है उसी के ऊपर सब काम करना पड़ेगा। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे आते हैं। पहले तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। ठीक है, अभी मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है भी नहीं, फिर भी मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं भाई, चाहे मेरा एक मेरे साथ कोई मेरा एक वीडियो देखता हूँ, ठीक है, कोई एक व्यू जाता हो, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगता है कोई तो आदमी है जो मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, किसी को तो मेरा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, और कुछ लोग तो बिना कहे लाइक कर देते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है भाई। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, बस अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर हो, बस यही हमारी इच्छा है। और आप अच्छे अच्छी जगह पे पहुंचो। ठीक है, आप अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, ठीक, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। यही आपसे हमारी उम्मीद है। ठीक है, और आई होप कि आप लोग उम्मीद पर खरे उतरोगे। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज चलाई हुई है हमने एमसीक्यू की, इसमें हम आसान क्वेश्चन भी करते हैं और टफ से टफ क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो और इसमें मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऑप्शन पढ़ा और टिक करके निकल गया कि ये इसका आंसर है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 या 5 कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारी वैकेंसीज आगे भी आने वाली है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, सीआरई हुआ था। ठीक है, तो मेहनत करने वाले को मिल ही जाती है सीट। ठीक है, और सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं जितना मर्जी कंटेंट यहाँ पे अच्छा पढ़ा लूं कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरे कंटेंट से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, मतलब मैं मुझे लगता है शायद दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान होगा जो ऐसा बोल रहा होगा कि मेरे कंटेंट से बाहर कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, मेरा कंटेंट ये है कि आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, बाकी पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। बस ये है कि आपको एक तरह से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उसका एक थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप भागते हो एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो आपको बूस्ट मिलता है। तो मेरा काम सिर्फ वो है, बाकी जो 100% जो मेहनत है वो आपकी है। और मुझे बस एक थैंक यू भी नहीं चाहिए आपका। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में, बस ये है कि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, बस इस दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हो, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ चेतन, आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, और वीडियो की थंबनेल टाइटल देख के आप लोग पहचान गए होंगे। लैब टेक्नीशियन के लिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीआई, एम्स, सीआरई, डी ट्रिपल, किसी के भी मतलब कोई स्टेट का कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन मतलब सभी के लिए बेसिक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम हो आप सारे के सारे क्वेश्चन से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई हैव डन माई बीएससी मल्टी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एंड बिसाइड दिस आई वर्कड इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट इन पीजीआई। ठीक है, जो मेरा मेंटर इंस्टीट्यूट है, वहीं पे मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट में जॉब भी करी है। और फिर मैं एम्स रायबरेली चला गया था कुछ समय के लिए, वहां पर भी मैंने जॉब किया है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो और एम्स बठिंडा में भी माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, और माइक्रो का हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप एक रिसर्च एंथुसियास्ट है, आपके अंदर रिसर्च का कीड़ा है कि नहीं, आप जॉब मिल गई है, आगे बढ़ना है, लैब टेक्नीशियन से आगे सोचना है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पे हमारे 2000 प्लस फॉलोवर हो चुके हैं। ठीक है, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं आजकल थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो ए रिसर्च एंथुसियास्ट पर्सन। ठीक है, तो बाकी ये चैनल तो है ही, अगर थोड़ा सा आप रिसर्च में मतलब रुचि रखते हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बाकी की बातें बाद में करेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई क्यू है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये है, और ये क्वेश्चन पीजीआई में भी पूछा गया है और सीआरई में भी पूछा गया है और स्टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, स्टेट के, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कुछ दो तीन ही है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो सिस्टीन है। ठीक है, तो सिस्टीन इज वन ऑफ द टू स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड दैट कंटेन सल्फर एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन, तो ये तीन जो अमाइनो एसिड है जो कि आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे लिख भी लो,
मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ठीक है, ठीक है। सिस्टीन, सॉरी, सिस्टीन और मिथनिन दो ही है। ठीक है, सिस्टाइन तो मैंने वैसे बोल दिया। तो सिस्टीन इज वन ऑफ द टू स्टैंडर्ड अमाइनो दैट कंटेन ए सल्फर एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। सो इट्स साइड चेन, जो कि जिसको बोलते हैं आर ग्रुप, जैसे कोई भी अमाइनो एसिड है। अमाइनो देखो, थोड़ा सा ना आप लोग मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ो चीजों को। देखो, अब नाम में ही देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है। भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। कैसे रखा है सर? देखो, हम क्या बोलते हैं, हम ये वर्ड देखो, अमाइनो एसिड। अब मैं ना इसको हाईलाइट करता हूं। देखो, अमाइनो, अमाइनो का मतलब है कि इसमें सर एक अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि इसमें दो ग्रुप होंगे। एक होगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं NH4 पॉजिटिव, और एक होगा सर एसिडिक ग्रुप। ठीक है, एक होगा सर आपका एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा सर? एसिडिक ग्रुप वो होगा सर COOH। ठीक है, तो यहीं से ये हाइड्रोजन का आदान प्रदान होता रहता था उसी फिर अमाइनो एसिड का। वहां वहीं से फिर आपका मतलब कि उसमें जो साइड, एक इसमें साइड चेन होती है और एक आर ग्रुप होता है। ठीक है, आर ग्रुप होता है, साइड चेन होती है। ठीक है, जैसे NH4, जैसे ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, एक आर ग्रुप होता है, एक H होता है, एक COOH होता है। ठीक है, COOH। ठीक है, एक NH पॉजिटिव और एक ये COO नेगेटिव। ठीक है, COO नेगेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और ये होता है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और इसी से जब ये आर ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है ना, जब इसमें वेरिएशन होती है इस आर ग्रुप में, जैसे कई बार इसकी जगह CH3 लग जाता है, इसकी जगह कई जगह आर ही होता है। ठीक है, आर ही होता है। ठीक है, सॉरी, आर कौन, आर में जैसे सिर्फ H ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो आपका जो आपका स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, वो क्या बनाता है आपका? सबसे पहला कौन सा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक। आगे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, देखो, ग्लाइसिन आपने पढ़ा होगा ना, ग्लाइसिन। अब मैंने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन भी रखा है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? देखिए, मान लो ये अमाइनो NH4 ग्रुप है, ACO नेगेटिव ग्रुप है, यहाँ भी अच्छा है और इस R की जगह भी अच्छा है, इस R की जगह भी अच्छा है, तो ये क्या हो गया? एक मिनट यार, देखो ग्लाइसिन यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मैं आप बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन में आने के बाद कि ऑप्टिकली इनएक्टिविटी क्या होती है। तो मैं बस ये स्ट्रक्चर बता रहा था ग्लाइसिन का। ठीक है, ग्लाइसिन का मैं स्ट्रक्चर बता रहा था। तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राइट आंसर आपको इसका बता देता हूँ, मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो जिसका जो आर ग्रुप होता है, ठीक है, आर ग्रुप में क्या बनता है इसका? हाईली रिएक्टिव थायोल। ठीक है, थायोल जो ग्रुप होता है, जिस थायोल ग्रुप, ये भी पता होना चाहिए आपको थायोल ग्रुप होता कैसा है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको थायोल ग्रुप होता कैसा है। तो थायोल ग्रुप ये SH को बोलते हैं थायोल ग्रुप। ठीक है, SH को बोलते हैं थायोल ग्रुप। तो थायोल ग्रुप का भी पता होना चाहिए, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। जैसे थायो वर्ड ना, जैसे थायॉइड जहां भी आया ना, तो समझ लेना सल्फर से रिलेटेड कुछ चीज है। मतलब कि ऐसे दिमाग में रखो, जब ऐसी चीजों को आप दिमाग में रखोगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। जैसे थायो, ऐसे आप याद रखोगे ना थायो, तो सल्फर का कहीं भी, जैसे, चलो वो तो जियो वैस्लर, वो तो चलो अलग चीज होगी। तो थायो वर्ड ये सल्फर के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो वही डाइसल्फाइड बॉन्ड वही सारा बताया। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपको पता होना चाहिए, सिस्टीन और मिथ्योनिन। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन था। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन के लिए मैं सर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैन नॉट बी फॉस्फोराइलेटेड यूजिंग प्रोटीन काइनेज इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ही ये होते हैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं आ रहे होते। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डीपली जिन्होंने, जैसे जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री की होगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की होगी, जैसे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, रेबेक्का जेम्स है एक, और भी एक टीच करके बुक है एक बायोकेमिस्ट्री की। तो जिन्होंने वो डीप में पढ़ी होती है ना, ये सिर्फ उनके लिए होते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो सबसे बढ़िया तरीका है इनको स्किप कर दो गाइस। ठीक है, स्किप करना भी सीखो आप।
ठीक है, हम क्या करते हैं एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे गलती करवाएंगे और आप गलती करोगे। एग्जामिनर चाहते हैं कि आप क्वेश्चन क्या है। अब प्रोटीन काइनेज क्या होता है, देखो मैं काइनेज का कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। मैंने बोला है मेरी क्लास का एक रूल आप याद रखो, संधि विच्छेद। ठीक है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर लेक्चर में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना सीखो। अरे यार क्या भूल गए, संधि विच्छेद हमारा, क्योंकि हमारे जो 80% क्वेश्चन है वो संधि विच्छेद से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन काइनेज। जो ये काइनेज होता है ना गाइज, काइनेज अगर किसी भी एंजाइम के आगे पीछे लगा हो ना काइनेज, तो समझ जाना उसका काम फोस्फोरस से रिलेटेड है। फॉस्फोरस से रिलेटेड है उसका काम। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस के ट्रांसफर में उसका काम है। काइनेज जहां पर भी शब्द आपको मिल जाए, जैसे एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे आपने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी, ग्लाइकोलाइसिस अभी इस एग्जांपल में मैंने बताया। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है आपका, ग्लाइको आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, कौन सा एंजाइम काम आता है इसमें, हेक्सोकाइनेज। इसमें भी क्या वर्ड आ रहा है, काइनेज। इसका शब्द मतलब इसका ना, जैसे एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है, इसका जो इजाद है शब्द का, वो कहां से हुआ है, हेक्सो। हेक्सो यानी कि किसी भी हेक्सोज शुगर पर ये काम करेगा। ग्लूकोज कैसी है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन ही तो होते हैं। ये एक हेक्सोज शुगर है, यानी कि हेक्सोज शुगर के ऊपर ये काम करने वाला एंजाइम। ऐसे भाई मतलब आप ना ऐसे, जब ये मतलब ये चीजें ना आपको तब समझ आएगी जब आप इन डेप्थ बुक्स को पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर से ऐसे रटोगे, जैसे अब एक तो सिंपल आप रट लो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे, तब उसको उसमें हेक्सोकाइनेज है, एक तो सिंपल रटना। एक का थोड़ा समझो यार, हेक्सो शब्द आ रहा है, ठीक है, यानी कि किसी ऐसे कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हो रही है जिसमें 6 कार्बन हो। ठीक है, 6 कार्बन हो, तो ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, तो चीजें ज्यादा दिमाग में, इस खोपड़े में ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस खोपड़े में चीजों को ज्यादा स्टोर करने का यही तरीका है। क्योंकि सबकी एक थ्रेशोल्ड होती है, सबकी एक लिमिट होती है याद करने की। तो समझ के पढ़ोगे तो बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है, बायोकेमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर समझ के पढ़ोगे तो। अगर ऐसे बोरिंग करके पढ़ोगे तो भाई फिर मैं क्या बोलूं। ठीक है, वही है सब्जेक्ट। अब किसी से भी आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही मतलब प्यारा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब किसी से भी आप अगर चाहते हो बात करना, तो आप उसको बड़े प्यार से ऐसे ट्रीट करोगे, तो बड़े अपने सब्जेक्ट से प्यार करना सीखो। ठीक है, तो सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो सब्जेक्ट आपसे प्यार करेगा, ऑब्वियस सी बात है, गिव एंड टेक। ठीक है, तो प्रोटीन देखो, इनमें से क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, कैन नोट का, हाँ जी ये भी याद रखो। क्वेश्चन क्या है, कैन नोट का क्वेश्चन है। कैन नोट यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि आपका फोस्फोरलेट यूजिंग प्रोटीन काइनेज, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा इनमें से कौन सा एक ऐसा, ये जो सीरीन टायरोसिन ये क्या है, ये सारे अमाइनो एसिड लिखे हैं, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन काइनेज के द्वारा फोस्फोरलेट, हम उसको नहीं, कैन नॉट बी फोस्फोरलाइट बाय प्रोटीन काइनेज, यानी कि किसके ऊपर प्रोटीन काइनेज है जो वो एक्ट नहीं कर सकता, कौन सा अमाइनो एसिड के ऊपर प्रोटीन काइनेज एक्ट नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एस्पार्जिन है। ठीक है, एस्पार्जिन है, इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि एस्पार्जिन को क्यों नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पर देखो रीजन भी लिखा हुआ है क्यों नहीं कर सकता एस्पार्जिन के ऊपर। क्यों इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड जो प्रोटीन काइनेज है, जो स्टैंडर्ड प्रोटीन काइनेज है, एक जो मतलब कि मोस्ट कॉमनली जो प्रोटीन काइनेज है, उनका काम क्या होता है, स्पेसिफिकली ट्रांसफर ए फोस्फेट ग्रुप टू द फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड। देखो मैंने बोला है ना भाई, अब किसी भी अमाइनो एसिड के ऊपर अगर फ्री ओ एच ग्रुप है, ठीक है, ठीक है, फ्री ओ एच ग्रुप है, तो उसके ऊपर फोस्फेट को ट्रांसफर करना इनका काम है। स्टैंडर्ड प्रोटीन काइनेज स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट है फोस्फेट ग्रुप टू फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड साइड चेन। एस्पार्जिन डज नॉट कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब प्रोटीन काइनेज किस पे ट्रांसफर करते हैं, ओ एच के ऊपर। ठीक है, ओ एच के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर। ग्लूकोज में भी क्या होता है, ग्लूकोज में ओ एच ही तो होता है। ग्लूकोज में जैसे जब आप पढ़ते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन होता है, एक हावड़ा प्रोजेक्शन होता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जब आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें जब एच ओ एच लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जब वो फॉस्फेट ट्रांसफर होता है, तो उससे फिर क्या होता है, एस्पार्जिन के पास तो कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता नहीं, ठीक है।
इंस्टीड उसके पास एक चेन होती है जो कि साइड चेन जो कि अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो कि एज ए रिजल्ट इट कैन नॉट सर्व एज ए सबस्ट्रेट फॉर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो जिस वजह से ये एक्ट नहीं कर सकता, मतलब ये एज ए एक्ट नहीं करता सबस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि काइनेज तो वही क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम को तो सबस्ट्रेट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एस्परजीन एज ए सबस्ट्रेट काम नहीं करता फॉर द प्रोटीन काइनेज इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये भी याद रखना, ये प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मैंने बड़ा ही मतलब देसी लैंग्वेज में सिखाया होगा आपको, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट द अदर क्वेश्चन, मतलब अबाउट द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, क्योंकि देखो सीरिन, सीरिन की बात करें तो देखो दिस अमाइनो एसिड हैज ए साइड चेन विद फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। सीरिन में जो आपका साइड चेन जो R ग्रुप होता है उसमें OH प्रेजेंट होता है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक देखो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पोसेस हैंक्स टाइप सीरिन काइनेज, ठीक है। सीरिन सीरिन थ्रियोनिन काइनेज दैट रेडियली फॉस्फोराइलेट दिस रेसिड्यू। जिस वजह से अब देखो फ्री OH ग्रुप है तो भाई फॉस्फोराइलेशन तो होगी। ऐसे ही टायरोसिन में एक फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। फिनोल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कैसा होता है फिनोल का स्ट्रक्चर, ऐसा तो होता है, ऐसा होता है, ये रिंग होती है, ये फिनोल का। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ फिनोलिक फिनोलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। जो आपका बैक्टीरियल जो टायरोसिन काइनेज है ना, BY काइनेज भी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करता है, एक्टिवली फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यू टू मैनेज क्रिटिकल सेल्यूलर सिग्नलिंग वर्कफ्लो, ठीक है। तो यही टायरोसिन मतलब टायरोसिन टायरोसिन में भी मतलब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है, मतलब उसमें भी पॉसिबल है। अब बात करें थ्रियोनिन, ठीक है, बात करें थ्रियोनिन, सिमिलर टू सीरिन, थ्रियोनिन कंटेन है एन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। थ्रियोनिन सिमिलर टू सीरिन, मतलब कि सीरिन के मतलब सिमिलर टू सीरिन, थ्रियोनिन आल्सो कंटेन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं OH ग्रुप। इट इज ए स्टैंडर्ड सबस्ट्रेट फॉर द वाइड स्प्रेड बैक्टीरियल एंड सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रियोनिन, ठीक है। और उसको बोलते हैं, अगला है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है अमाइनो एसिड, ठीक है, ये बता रहा हूं। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली, मैंने बताया था ना, ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन ऊपर वाला, ठीक है। और जो है जिस वजह से इसमें भी आपका बैक्टीरियल प्रोटीन काइनेज इस पे भी एक्ट करते हैं। तो उस वाले का राइट आंसर आपको पता ही होगा, इस वाले क्वेश्चन का मैंने वो ऊपर ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका एस्पार्जिन है, ठीक है। बात करें अब नीचे वाले की, बात करें नीचे वाले की सर, नीचे वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, लाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग्लाइसिन है, क्योंकि ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है, दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, क्योंकि देखो ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब इसमें ये जो चारों ग्रुप है ये सारे के सारे, यानी कि जैसे यहाँ पर OH लग गया तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि चारों के चार ग्रुप है, सारे अलग अलग है, तो उसको तभी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। अगर मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसको कार्ल सेंटर होने की, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब ये कार्बन है, ये इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, जो कि एंटायरली डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा। ग्लाइसिन में क्या होगा, साइड जो R ग्रुप है उसकी जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा किया था पहले, ठीक है। ऐसे ऐसे बनेगा, NH4 लगा लो आप, ठीक है। ऐसे यहाँ पर H और यहाँ पर H, जो क्योंकि इसके R ग्रुप की जगह इस पे H ही होता है, सिंगल H एटम। दिस मीन्स ए सेंट्रल अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम। मैंने बताया था ना, दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। ऐसे ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। एंड द साइड चेन बिकॉज इट लैक्स कार्बन कार्बन, तो ये अकार्यल है, जिस वजह से आपका इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये आपको ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। PYQ है ये सारे के सारे। तो ये भी हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म से, आजकल ना सारे क्वेश्चन मोस्टली बायोकेमिस्ट्री के हैं, तो अगला क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड आएगा, यूरिया साइकिल से, ठीक है। तो यूरिया साइकिल, देखो सबसे पहले तो आपको यूरिया साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, यूरिया साइकिल के नाम पता होने चाहिए आप, ठीक है। यूरिया साइकिल के अलग अलग नाम है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और एक इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं
क्रैब हैंसलेट साइकिल। एक होता है सिंपल क्रैब साइकिल, वो अलग चीज होती है। अगर कई बार बच्चे गलती यही करते हैं, क्वेश्चन पूछा होता है यूरिया साइकिल का और बच्चे सोच लेते हैं कि क्रैब साइकिल पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्रैब साइकिल का क्वेश्चन नहीं है ये, यूरिया साइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है। यूरिया साइकिल का क्वेश्चन है। तो यूरिया यूरिया साइकिल को ही हम क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यूरिया साइकिल को ही क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिया साइकिल को ही क्रैब, एक मिनट यार, क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, बोथ ए एंड बी इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में यूरिया साइकिल चलता है। कैसे चलता है थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपके इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। देखो, यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज द ऑर्निथिन साइकिल स्पेंस टू डिस्टिंक्ट लोकेशन इनसाइड लीवर सेल्स, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरिया साइकिल चलता कहाँ है। तो भाई अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है, ठीक है। अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है, वो लीवर में तो बनता है, ठीक है। अमोनिया तो टॉक्सिक होता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू होता है, जो पहले दो स्टेप होते हैं इसके, फर्स्ट टू स्टेप एंजाइमेटिक स्टेप टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से उसको लात मार के बाहर भगा दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में फिर उसके 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या होता है, एक तो जो इसमें क्या क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट। जो पहला स्टेप होता है इसमें जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया और बाइकार्बोनेट से आपका आपका क्या बनता है, आपका बनता है इसमें कार्बोमोइल फॉस्फेट, ठीक है। कार्बोमोइल फॉस्फेट बनता है। और कार्बोमोइल फॉस्फेट फिर जब ये आपका ऑर्निथिन, जब कार्बोमोइल फॉस्फेट जब होता है तो उसका फिर ऑर्निथिन के साथ आपका क्या होगा, जब वो कंबाइन होगा तो फिर क्या बनतेगा, सिट्रोलिन बनेगा, ठीक है। और यहीं से फिर इसका इसका नाम इजाद हुआ था ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। क्योंकि पहले ही स्टेप में फिर आपके ये ऑर्निथिन से आपका क्या बनेगा, सिट्रोलिन बनेगा, ठीक है। सिट्रोलिन फिर उसके बाद क्या होगा, सिट्रोलिन को लात मार कर भगा दिया जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में। सिट्रोलिन, देखो, सिट्रोलिन इज देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जिस वजह से फिर आगे 3 आपके स्टेप होंगे, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका यूरिया, ठीक है। रिलीज यूरिया एंड रीजनरेट। और जो ऑर्निथिन है वो आपका रीजनरेट हो जाएगा। यानी कि ऑर्निथिन एक ऐसा, इस मतलब पूरे साइकिल में एक ऐसा है जो कि दोबारा रीजनरेट होगा, इसलिए इसका नाम ऑर्निथिन साइकिल रखा। फिर बाद में इसका यूरिया साइकिल रखा गया होगा कि यूरिया यूरिया एक तरह से इसका बाय प्रोडक्ट है, यूरिया हार्मफुल प्रोडक्ट है वो निकल रहा है, ठीक है। और क्रैब हैंसलेट साइकिल मैंने बता ही दिया, दैट्स वाई, क्योंकि 2 साइंटिस्ट का काम था। अब बात करें, देखो, बिकॉज द कंप्लीट साइकिल रिक्वायर एंजाइम एंड स्टेप्स फॉर फ्रॉम बोथ सेलुलर कंपार्टमेंट, इट कैन नॉट अकर एक्सक्लूसिव इन वन ओनली। यानी कि भाई दोनों, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और भाई आपका साइटोप्लाज्म का भी इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि किसी एक सिंगल में नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी एक सिंगल में नहीं होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है सर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बीटा थैलेसेमिया। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पीजीआई के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। पीजीआई पीजीआई यहीं से क्वेश्चन पूछता है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। थैलेसेमिया, अनीमिया, ल्यूकीमिया, ये सारे सारे पीजीआई चंडीगढ़ के फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ के, तो जो लोग पीजीआई चंडीगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। थैलेसेमिया, अनीमिया, ल्यूकीमिया जरूर जरूर पढ़ के जाना भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। देखो, थैलेसीमिया कई टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सर, मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है बीटा थैलेसीमिया का, डिलीजन, इंसर्शन, पॉइंट म्यूटेशन या ऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो पॉइंट म्यूटेशन है, जो कि आपका मोस्ट कॉमन कोज है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन है जो कि आपका मोस्ट कॉमन कोज है, जो आपका थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया का मोस्ट कॉमन कोज है आपका यही, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बीटा थैलेसीमिया इज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, विच अफेक्ट जीन फंक्शन रेदर देन लार्ज डिलीशन। यानी कि एक सिंगल पॉइंट, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया में होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो आपका बीटा थैलेसीमिया में भी आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है रेदर देन आपकी लार्ज डिलीशन। बीटा थैलेसीमिया इज रेयरली क्यूज्ड बाय जीन डिलीशन, ठीक है। इसमें जीन का
डिलीट नहीं, पूरा पूरा जीन डिलीट नहीं होता इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड इसमें आपका डिलीट होता है, यानी कि आपकी पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो, इंस्टेड ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस क्यूजीज ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन एरर इन बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है। अगर मान लो एक एक मान लो अमाइनो एसिड है, सिंगल अमाइनो एसिड है, वो चेंज हो गया, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा, फिर पूरा पूरा प्रोटीन ही गड़बड़ा जाएगा, और पूरा पूरा प्रोटीन ही गड़बड़ा जाएगा तो फिर आगे ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन ही तो है, ठीक है। तो बीटा ग्लोबिन जीन पूरा पूरा खराब हो जाएगा, तो जिस वजह से आपका बीटा थैलेसेमिया इसको बोलते हैं, क्योंकि बीटा आपका ग्लोबिन जीन इसमें काम में आता है। थोड़े से और आप जान लो, थोड़े से और बीटा थैलेसेमिया के म्यूटेशन के बारे में, थोड़े से की फैक्ट, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ठीक है। तो दीज मेक अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बीटा थैलेसेमिया केसेस ग्लोबली, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन जो थैलेसेमिया होता है ना, मोस्ट कॉमन बीटा थैलेसेमिया, वो होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अल्फा थैलेसेमिया होता है ना, अल्फा थैलेसेमिया होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, कहाँ गया, ये रहा डिलीशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो डिलीशन होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कोज होते हैं अल्फा थैलेसेमिया के। यहां से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कई बार ना इसी से क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बीटा थैलेसेमिया एंड अल्फा थैलेसेमिया। तो एक डिफरेंस तो ये रहा कि इसमें मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो आपका बीटा थैलेसेमिया में तो होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, और आपका अल्फा थैलेसेमिया में होता है आपका डिलीशन, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये रहा। उसके बाद स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, जब स्प्लाइसिंग हो जाती है, ये इसमें नॉर्मल जो एमआरएनए का स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। और नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, आपको नॉन सेंस म्यूटेशन भी थोड़ा बता देता हूँ। नॉन सेंस म्यूटेशन होता क्या है आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो नॉन सेंस म्यूटेशन विल क्रिएट ए प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन, ठीक है। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, तीन स्टॉप कोडोन होते हैं सर, तीन स्टॉप कोडोन, तीन स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं आपका, एक तो होता है यूजीए, एक होता है यूएए, एक होता है यूएजी, ठीक है। तो ये तीन स्टॉप कोडोन होते हैं। जब ये, जिस वजह से देखो, नॉन कोई भी म्यूटेशन होगी, और म्यूटेशन होने की वजह से ये तीनों के तीनों, तीनों में से एक भी स्टॉप कोडन बन गया तो आपका प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि वहीं पे आपकी ट्रांसलेशन रुक जाएगी, ठीक है। तो प्री मैच्योर स्टॉप कोडन बन जाते हैं, दैट्स वाई फिर आपकी ट्रांसलेशन रुक जाती है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारा जो हमारा लेक्चर है अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो आज मैंने बड़ी स्पीड से कवर किया लेक्चर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाली किसी और वीडियो में, आगे आने वाले अलग ही क्वेश्चन तो और भी हैं इसमें, 10 क्वेश्चन की मैंने स्लाइड बनाई थी, तो 5 क्वेश्चन ही अभी डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा पढ़ के ना आप भी, और अगले क्वेश्चन में आगे थोड़ी सी एक हाईलाइट, एक झलक दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआरपी का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा पढ़ के है ना। तो अगर आपको लिंक्डइन पे हमारे साथ कनेक्ट करना है तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका तो कोई चार्ज नहीं है, तो फॉलो कर सकते हो। बाकी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो यार, और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर देना अपने नियर एंड डियर को, ठीक है। बाकी आपसे किसी न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाउ इज द कंटेंट, ठीक है। तो आपसे न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, नमस्कार।